बेड टाइम बायोग्राफी गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बुक समरी का भूमिका। रक्त रहस्य। क्या वजह है कि एक लड़का जो लाल रक्त के थक्के को पकड़े जन्मा इतिहास का सबसे खतरनाक विजेता बन गया? आप जानेंगे कि कैसे तेमुजिन की दुनिया तबाह हो गई जब उसके पिता की मौत हुई और उसका परिवार जमी हुई मैदान पर अकेला रह गया, और कैसे उसकी माँ का जुनूनी प्यार और उसकी अपनी ताकत व कौशल ने उसे वो नेता बनाया जो जन्म से मिली रुतबे से ज्यादा इज्जत को अहमियत देता था। आप सीखेंगे कि कैसे निजी धोखों ने उसे वफादारी की कीमत दिखाई, कैसे उसने खुद तीर बनाए और सिर्फ टैलेंट के दम पर ऊंचा उतरा, और कैसे उसके बेबाक सुधारों ने साइबेरिया से सेंट्रल एशिया तक फैला साम्राज्य कायम किया। तैयार हो जाइए उस शख्स को देखने के लिए जो मिथक के पीछे है, निर्दयी मगर दूरदर्शी, क्रूर मगर इंसाफी। बुक समरी खत्म होने तक सुनिए। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। वेलकम टू बायोग्राफी एंड मेमोयर हिंदी बुक समरी एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम 2004 में प्रकाशित जो जैक वेथरफोर्ड द्वारा लिखित किताब बेड टाइम बायोग्राफी जेंगिस खान और दुनिया के आधुनिकीकरण की बनाने पर चर्चा करेंगे। इस किताब का पूरा नाम है बेड टाइम बायोग्राफी गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, द राइज ऑफ द मंगोल एम्पायर एंड इट्स फर्स्ट ग्रेट खान। हिंदी में इसके मतलब है मुगल साम्राज्य का उदय और पहला महान खान की कहानी। बेड टाइम बायोग्राफी गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बुक समरी का पहला अध्याय, बलिदान और बचना। अगर आपके जीने का मतलब किसी और को बचाने का मौका देना होता तो आप क्या करते? होलुन तब सिर्फ 16 की थी। जमे हुए घास के मैदान में वो अपने पति किलेदू के साथ तेजी से घोड़े पर दौड़ी। उनका पीछा 3 गुस्साए घोड़सवार कर रहे थे। एक फंदा किलेदू ने आजमाया। दुश्मनों का ध्यान बटाने के लिए किलेदू पहाड़ के चारों ओर घोड़े पर घूम गया। ये नहीं चलेगा, ये होलुन जानती थी। उनकी जमीन ये हमलावरों की थी। वो कीमती सामान लेना चाहते थे जो ये जोड़ा ले जा रहा था। जब किलेदू लौटा, होलुन ने अपना प्लान बताया। वो खुद को इनके हवाले कर देगी, उन्हें उसे ले जाने देगी। किलेदू ने मना किया पर होलुन नहीं मानी। जल्दी ही हमलावरों ने होलुन को पकड़ लिया। तब उसकी मुलाकात येसुगाई से हुई। वही बाद में उसका नया पति बन गया। तब उसे इसका अंदाजा नहीं था। कुछ साल में वो उनका बच्चा गोद में उठाएगी, हाथ में एक काला ब्लड क्लॉट पकड़े। अजीब इशारा था ये। किसी को समझ में नहीं आया कि ये बुरा नसीब था या अच्छी किस्मत। होलुन की नई जिंदगी सख्त थी। येसुगाई की पहले से एक और पत्नी और बेटा था। होलुन और उसके बच्चों की स्थिति कबीले में बहुत नीची थी। जब येसुगाई चला गया, कबीले ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वे खाली तंबू के पीछे पैदल चल दिए। एक बूढ़े आदमी ने आवाज उठाई कि ये गलत है। एक कबीले वाले ने वर्षा से उसे मार गिराया। तेमुजिन मदद के लिए दौड़ा पर बूढ़े को बचा नहीं पाया। बूढ़े के मरने पर वो रोया। तब उसने जाना कि दर्जा नहीं, दया मायने रखती है। होलुन ने हार नहीं मानी। उसने जामुन के बेरीज और जड़ें इकट्ठा की। उसने अपने बच्चों को कुत्ते की खाल बांधकर गर्म रखा। तेमुजिन ने चूहों का शिकार करने के लिए खुद तीर बनाए। नदी के तट पर वे जिंदा रहे। तेमुजिन का सगा भाई वेक्टा निर्दयी था। उसने वो पक्षी छीन लिया जो तेमुजिन ने मारा था। एक दिन तेमुजिन और उसका भाई खजार धनुष लेकर वेक्टा का पीछा करने निकल पड़े। चुपचाप तीर चलाए। वेक्टा ढेर हो गया। दोनों भाई भाग निकले। इसने एक पवित्र नियम तोड़ा, साथ ही दिखाया तेमुजिन की काबिलियत और उसकी प्रतिशोध की आग। बेड टाइम बायोग्राफी गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बुक समरी का दूसरा अध्याय, भाईचारा और धोखा। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे अच्छे दोस्त कैसे दुश्मन बन जाते हैं? तेमुजिन और यामुका एक पेड़ के पास खड़ी चट्टान के किनारे खड़े थे। उन्होंने फिर से भाई बनने की कसम खाई। उन्होंने घोड़े और सुनहरे कमरपट बदल लिए। ये उपहार उनकी आत्मा का हिस्सा थे। उन्होंने वादा किया कि वे एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। तेमुजिन की छोटी टोली यामुका के कैंप में शामिल हो गई।
उसने जानवर चरा लेना सीखा। कुछ वक्त तक वह संतुष्ट रहा, लेकिन वह वही शख्स था जिसने झुकने की बजाय अपने सगे भाई को मारना चुना था। अगले कुछ महीनों में यामुका ने तेमुजिन को आज्ञा देना शुरू कर दिया। वह उसे बराबरी का नहीं बल्कि छोटा भाई समझने लगा। तेमुजिन का घमंड जलने लगा। एक दिन यामुका ने सबके सामने उसका अपमान किया। तेमुजिन फंसा हुआ महसूस करने लगा। वह सलाह के लिए अपनी पत्नी बोटे के पास गया। बोटे ने कहा कि यामुका से रिश्ता तोड़ो, अपने लोगों का नेतृत्व खुद करो। उसी रात तेमुजिन चुपके से यामुका के कई फॉलोअर्स के साथ कैंप छोड़कर भाग गया। इस भागने ने उन पहले के रुधिर संबंधी भाइयों के बीच 2 दशक की जंग की आग भड़का दी। दोनों ने नए फॉलोअर्स जुटाने शुरू कर दिए। पावर या सुरक्षा के लिए क्लैन साइड बदलते रहे। साल बीत गए, किसी को बढ़त नहीं मिली। फिर 1189 की गर्मियों में तेमुजिन 27 साल का था। उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने खान का खिताब अपने नाम किया। वह चाहता था कि यामुका के और जांबाज उसके साथ आएं। उसने अपने क्लैन में नई व्यवस्था की। उसने सिर्फ स्किल देखकर हेल्पर्स, आर्चर्स और गार्ड्स चुने। फैमिली टाई की कोई परवाह नहीं की। यह मंगोलों के लिए एक बड़ा बदलाव था। खिताब मिलते ही तेमुजिन ने राइवल क्लैंस पर राइड्स शुरू कर दी। उसने बैटल के रूल्स बदल दिए। उसने आदेश दिया कि कोई दुश्मन जिंदा भागने न पाए, तभी उसके लोग लूटपाट कर सकते थे। उसने पहले सारे गुड्स जमा किए, फिर उन्हें अपने फॉलोअर्स में इंसाफ से बांटा। उसने ट्राइब्स को इंटरमैरिज करने के लिए भी प्रेरित किया। उसने 10 जांबाजों की स्क्वाड बनाई। इससे अनजान लोग भी एक दूसरे को भाई समझकर लड़े। उसने हफ्ते में एक दिन हर किसी को ग्रुप की सर्विस के लिए कहा। इससे पूरी इक्वालिटी की सीख मिली। तेमुजिन स्टेप का बेस्ट मिलिट्री लीडर बनकर उभरा। फिर भी वह ओंग खान के सामने जवाबदेह था, जो सेंट्रल लैंड्स को कंट्रोल करता था। ओंग खान ने तेमुजिन के बेटे की शादी अपनी बेटी से कराने का ऑफर दिया। यह फंदा था तेमुजिन और उसके परिवार को मिटाने के लिए। खुशकिस्मती से समय रहते तेमुजिन को इस प्लॉट का पता चल गया। उसने अपनी टोली को बिखरने और भागने को कहा। अब वह दुश्मन भरे इलाकों में अकेला रह गया। उसके लोग पीछे छूट गए। अब तेमुजिन क्या करेगा? यही सवाल हमें अगले चैप्टर तक ले जाता है। बेड टाइम बायोग्राफी, गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बुक समरी का 3रा अध्याय। बदलाव का पल। क्या होता अगर एक घोड़ा किसी नेता की जान बचा देता? तेमुजिन और 19 बंदे पूरा दिन भागते रहे। वे जब लेक बल्जिना के वीरान किनारे पहुंचे, तब ठंड और भूख ने उन्हें घेर रखा था। मर जाने का डर था। तभी उत्तर से एक जंगली घोड़ा दिखा। खजार, तेमुजिन का भाई, उधर गया और घोड़ा मारकर मांस ले आया ताकि सब खाकर ताकत पा सके। मंगोलों के लिए घोड़ा सबसे सम्मानित जानवर होता है, तो उस वक्त ये आकाश से भेजा गया गिफ्ट जैसा लगा। मांस ने उन्हें जिंदा रखा। खाने के बाद तेमुजिन ने कप उठाकर सबका धन्यवाद किया। सब ने हमेशा साथ निभाने की कसम खाई। वही वादा बन गया, बल्जिना कोवेनेंट। बाद में वही लीजेंड बनकर उनके नए एम्पायर को बांधे रखेगा। तेमुजिन ने मौका देख लिया। उसने फिर अपनी टोली को स्टेप पार कराने की ठानी। ओंग खान अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहा था। तेमुजिन ने अचानक स्ट्राइक कर दी। उसके बंदों ने ओंग खान के फेस्ट में दाखिल होकर 3 दिन तक लड़ा। उनकी आर्मी को सिर्फ जीत नहीं मिली, उन्होंने दुश्मन को पिघला दिया। ओंग खान की बहन द्विज हर तरफ भाग निकली। उसका बेटा पीछे रह गया और मरुभूमि में प्यास से चल बसा। ओंग खान का क्या हुआ कोई ठीक से नहीं जानता। साल बीत गए। 1204 तक तेमुजिन ने आखिरी उस क्लैन को हरा दिया जो उससे लड़ना चाहता था। अब पूरे मंगोलिया पर उसका राज था और वो इलाका आधुनिक वेस्टर्न यूरोप जितना बड़ा था। उसने अपने लोगों का नाम रखा ये के मंगोल उलुस, जिसका मतलब था द ग्रेट मंगोल नेशन। अपने लिए उसने नया नाम चुना, गेंघिस खान। गेंघिस शब्द का अर्थ था स्ट्रॉन्ग, अनशेकेबल और फियरलेस। गेंघिस खान ने एक नया कोड बनाया जिसे द ग्रेट लॉ कहा गया। ये पहले के किसी भी रूल जैसा नहीं था। ये पुराने मंगोल रिवाजों से निकला था और जो उन्हें पीछे खींचता था सब ड्रॉप कर दिया। उसने महिलाओं का किडनैपिंग बंद कर दिया।
किसी भी मंगोल को बंधुआ बनाने पर रोक लगा दी, जानवर चोरी करने पर डेथ पेनल्टी लगा दी। उसने कहा कि खानों का चुनाव कुरुलताई, जो सारे क्लैंस की काउंसिल होती है, से होना चाहिए। खुद खान को भी इन रूल्स का पालन करना था। द ग्रेट लॉ पत्थर में कड़ाई से नहीं लिखा था। जैसे जैसे एम्पायर बढ़ा, ये चेंज होता रहा। सारे नोमैड्स को एक कर गेंगिस खान ने आगे देखने की सोची। 1207 में उसने अपने बड़े बेटे योकी को साइबेरिया भेजा। योकी नए रिक्रूट्स, ट्राइब लीडर्स, फाइन फर्स और ट्रेन किए हुए हंटिंग बर्ड्स के साथ लौटा। उत्तर ने रिक्रूट्स और कीमती फेल्ट्स दिए, लेकिन जेंगिस खान जानता था असली ट्रेजर दक्षिण में था। वहां आर्टिसन सुंदर कपड़े बुनते थे और स्ट्रॉन्ग मेटल बनाते थे। उसकी अगली कैंपेन उन लैंड्स में जाएगी। बेड टाइम बायोग्राफी, गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बुक समरी का चौथी अध्याय। रेशम से तलवार तक। क्या हो अगर रेशम और तलवारें मिलकर एक पूरे इलाके की किस्मत बदल दें? 12वीं सदी की शुरुआत में मंगोलिया के दक्षिण में कई छोटे छोटे किंगडम्स थे। वहां दुनिया की 1/3 आबादी रहती थी। 107 से 109 के बीच गेंगिस खान ने तंगुत को हरा दिया। 1211 आते आते उसने अपने पुराने दोस्तों जुर्चिट पर हमला कर दिया। उसी रेड से एक लंबा वॉर शुरू हो गया। 15 साल चला। जो इलाके उसने जीते वो उसके खानदान के पास पीढ़ियों तक रहे। जुर्चिट की हार के बाद मंगोल भारी मात्रा में रेशम लेकर लौटे। इतना ज्यादा था कि बाकी खजाने पैक करने के लिए भी रेशम ही यूज हुआ। मंगोलिया लौटकर उन्होंने सिल्क के गाउन पहने, लाइकर वाली कुर्सियों पर बैठे, पेपर फैन झलते रहे, चाय पोर्सलिन के बाउल में पी और मेटल की आर्मर में बोर्ड गेम्स खेले, परफ्यूम और मेकअप यूज किया, फाइन ज्वेलरी पहनी और नक्काशीदार काठी पर घोड़े दौड़ाए। साथ में प्रिंस, पंडित, डॉक्टर्स, ट्रांसलेटर, आर्टिस्ट और गोल्डस्मिथ भी लाए। लेकिन ये लग्जरी का टेस्ट ज्यादा ही बढ़ गया। नए क्राफ्ट्समैन को मटेरियल चाहिए था। इतने सारे लोगों का पेट भरना भी एक चैलेंज बन गया। जौ और गेहूं लगने लगा। गेंगिस खान को समझ आ गया कि उनका कबीला स्टेप्स पर हमेशा नहीं टिक सकता। उसे सप्लाई लाइंस प्लान करनी थी, क्राफ्ट्समैन को काम में लगाए रखना था, आर्मी को मकसद के साथ मूव करवाना था। 1219 तक गेंगिस खान करीब 60 साल का हो चुका था। उसके पास इतना माल था कि वो खुद भी सब यूज नहीं कर सकता था। अब उसका इरादा मिडिल ईस्ट से ट्रेड करने का था। मुस्लिम लैंड्स बेस्ट स्टील और ग्लास बनाते थे। अफगानिस्तान से लेकर ब्लैक सी तक फैले इलाके को ख्वारिज्म कहा जाता था, जहां सल्तन मोहम्मद डन राज करता था। गेंगिस ने एक दूत भेजा ट्रेड की बात करने। सुल्तान ने धीरे से हाँ कहा। फिर गेंगिस ने 450 मर्चेंट्स की एक बड़ी कारवां भेज दी। वो अटर नाम की प्रोविंस से होकर गए, लेकिन शांति की बजाय वहां के गवर्नर ने उन पर अटैक कर दिया। सामान लूट लिया, सारे मर्चेंट्स और ड्राइवर्स को मार डाला। गेंगिस को जब पता चला तो वो आग बबूला हो गया। उसने फिर से दूत भेजे बदला मांगने। सुल्तान ने कुछ को मार डाला और बाकी को टॉर्चर करके वापस भेज दिया, वार्निंग के तौर पर। गेंगिस फिर बुरखन खलदून गया, जहां उसने 3 दिन और रात तक प्रार्थना की। फिर 1219 में उसने अपनी आर्मी लेकर वेस्ट की तरफ कूच कर दिया। अगले 4 सालों में उसके वॉरियर्स ने सेंट्रल एशिया में तूफान मचा दिया। हिमालय से कॉकेसस तक शहरों को जीत लिया। इंडस रिवर से लेकर वोल्गा तक फैल गए। ये दुनिया के सबसे अमीर और इंटेलिजेंट इलाके थे। गेंगिस ने लोगों से कहा, अगर सरेंडर करोगे तो ठीक ट्रीटमेंट मिलेगा। जो लड़े वो जंग में मारे गए। उसकी ताकत के किस्से हर तरफ फैल गए। लोग उससे तूफान से ज्यादा डरने लगे। इस वक्त तक गेंगिस की उम्र 60 के पार थी और शरीर भी कमजोर हो चला था। मंगोल कभी मौत की बात नहीं करते, लेकिन उसे पता था कि अब वक्त कम है। उसने कुरुलताई बुलाया और अपने तीसरे बेटे ओगोदय को वारिस चुना। हर बेटे को जमीन और जानवर दिए। फिर आखिरी बार तंगुत पर अटैक किया वही कबीला जिससे उसने शुरुआत की थी, लेकिन जीत से पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया। उसे सफेद फेल्ट में लपेटा गया, चंदन की लकड़ी के साथ। उसके ताबूत को गोल्ड स्ट्रैप से सील किया गया और सैनिकों ने उसकी कब्र की हमेशा रक्षा की। उसकी मौत के बाद उसके बच्चों ने जंग को जारी रखा।
उन्होंने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जो अफ्रीका जितना बड़ा था। वो 30 आज की मॉडर्न नेशंस में फैला था। उसमें 3 अरब लोग रहते थे। मंगोल्स ने कोई नई टेक्नोलॉजी या मजहब नहीं फैलाया, लेकिन उन्होंने आइडियाज को बॉर्डर्स के पार पहुंचाया। उन्होंने पुल बनाए, इतने जितने किसी भी पुराने रूलर ने नहीं बनाए। उन्होंने दुनिया को ट्रेड और कल्चर में ज्यादा अमीर बना दिया। उनके बिना आज का मैप शायद कुछ और ही होता। बेड टाइम बायोग्राफी, गेंगिस खान एंड द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड बुक समरी का निष्कर्ष। अंतिम विचार। आपने देखा कि कैसे तेमुजिन बचपन में हाथ में अजीब सा ब्लड क्लॉट पकड़े एक ऐसे लीडर में बदल गया जिसने दुनिया ही बदल दी। आपने जाना कि उसकी माँ होयलुन की जबरदस्त मोहब्बत ने उसे बड़े नामों से ज्यादा ईमानदारी भरे कामों की कदर करना सिखाया। आपने देखा कि उसने खुद तीर गढ़े और जड़ें ढूंढकर जिंदगी बचाई। वफादारी और बदले के शुरुआती लेसन ने उसका दिमाग तेज और हौसला बुलंद किया। 27 की उम्र में वह गेंगिस खान बन गया। उसने पुराने रूल्स तोड़कर फैमिली की बजाय स्किल देखते हुए दोस्तों को चुना। उसने लूट को ईमानदारी से बांटा और कमजोरों को बचाने के लिए ग्रेट लॉ बनाया। आपने देखा कि उसने क्लैंस को एक कर दिया, साइबेरिया से ख्वारिज्म तक धावा बोला और दुनिया का सबसे बड़ा लैंड एम्पायर खड़ा किया। लेकिन गेंगिस खान सिर्फ विजेता नहीं था, उसने नए ट्रेड रूट्स खोले और ईस्ट वेस्ट के बीच आइडियाज के फ्लो में मदद की। उसके बच्चे और पोते सदियों तक राज करते रहे। उसके बनाए रूल्स ऑन कल्चर्स के बीच बने ब्रिज आज भी हमारी दुनिया में जिंदा है। इस बुक समरी में साथ देने के लिए आपका शुक्रिया, जहां हमने एक ऐसे बंदे की कहानी देखी जो लड़ता भी रहा और बनाता भी, जिसने डर और उम्मीद दोनों दी। अगली बुक समरी भी जरूर सुने। डिस्क्लेमर। इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।